वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कैप्चर। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल द कैप्चर में स्वागत करता हूं। और आज भी हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है या सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है वो एसएलआई ही है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, जिसके पहले हमने 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। और जो लास्ट पार्ट, जो थर्ड पार्ट था, उसमें हमने रूल 6 पढ़ा हुआ था स्टेट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का, कि जो रूल 6 है वो क्या कहता है। तो आज इस पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे रूल 7। रूल 7 कहता है कि जो सम इश्योर्ड से या सम इश्योर्ड जो है वो डिपेंड्स ऑन दी पे लेवल ऑफ द एम्प्लॉई। कहने का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉई, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जब पॉलिसी लेने जाएगा एसएलआई, अंडर एसएलआई, तो वो किस स्लैब, किस अमाउंट की, किस सम इश्योर्ड अमाउंट की जो है वो पॉलिसी ले सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसका पे लेवल क्या है, उसकी जो पोस्ट है, उसकी जो डेजिग्नेशन है, वो किस पे लेवल ऑफ 7th CPC, जो 7th पे कमीशन का जो पे मैट्रिक्स है या पे लेवल है, उसमें किस लेवल में वो फॉलो करता है। इसमें कुछ मैं एग्जांपल्स बता दूं, जैसे SL1 से लेकर SL3 तक, SL1 से लेकर SL3 तक जो है वो 25,000 का जो स्लैब है, 25,000 का जो स्लैब है वो ले सकते हैं। फिर लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक ये एम्प्लॉय जो है ये 50,000 का जो है स्लैब एलिजिबल है लेने के लिए। और लेवल 6 से लेकर लेवल 9 तक ये जो एम्प्लॉई है जो इस लेवल में फॉल करते हैं, वो 1 लाख की जो पॉलिसी वाला स्लैब है या सम इश्योर्ड जो है वो वाली पॉलिसी ले सकते हैं। और लेवल 10A एंड अबोव, तो ये जो ऑफिशियल्स हैं या ये जो ऑफिसर्स हैं, ये 1.5 लाख की पॉलिसी ले सकते हैं। 1.5 लाख पॉलिसी वाला स्लैब है जो ले सकते हैं। देखिए, ये तो मैंने बताया कि किस पे लेवल वाला एम्प्लॉई जो है कौन सा स्लैब ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि SL1 जो है वो 25,000 ही ले, वो लाख भी ले सकता है, 1.5 लाख वाला सम इश्योर्ड भी ले सकता है, 1.5 लाख वाला भी ले सकता है, सब्जेक्ट टू कि जो मैक्सिमम जो इसमें स्लैब है वो 2 लाख है। यानी 2 लाख का जो स्लैब है वो वहाँ पर कैप है, वहाँ पर सीलिंग है कि उससे ज़्यादा कोई भी ऑफिसर या ऑफिशियल नहीं ले सकता है। एक और इसमें याद रखने वाली बात है कि जो मैक्सिमम इसमें पॉलिसीज़ एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो ले सकता है वो सिर्फ 4 ले सकता है। वो इस तरह से ले सकता है कि मानो एक कोई एक्स नाम का एम्प्लॉई है, वो 25,000 और 25,000 25,000 4 पॉलिसी ले सकता है। और ये टोटल अमाउंट इन 4 पॉलिसीज़ का हो जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख की सीलिंग है, उससे ज़्यादा वो जो है कोई और पॉलिसी नहीं ले सकता है। तो कम से कम 1 पॉलिसी सम इश्योर्ड और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉलिसियाँ 4 सम इश्योर्ड एक एम्प्लॉई ले सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूल 8। रूल 8 जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का, वो मेंशन करता है बेनिफिट्स, कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है ये रूल नंबर 8, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है लोग देखते हैं कि हमें बेनिफिट क्या मिलेगा इसमें। तो देखिए, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम में जो है स्कीम ए है और स्कीम बी है। स्कीम ए में है फैमिली इनकम स्कीम या फैमिली इनकम इंश्योरेंस, इसको हम कह सकते हैं अंडर एसएलआई। ये स्कीम ए में फॉल करती है, फैमिली इनकम इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि जब एक अभी तो ये शायद कंटिन्यू नहीं है, सिर्फ जो स्कीम बी है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की, एंडोमेंट एश्योरेंस या इंश्योरेंस, वही इस वक्त जो एप्लीकेबल है। लेकिन थोड़ा सा जो है स्कीम ए के बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या स्कीम है। इस स्कीम को कहते हैं हम फैमिली इनकम एश्योरेंस, फैमिली इनकम इंश्योरेंस। इससे ही पता लग जाता है कि ये क्या है। इसमें क्या होता है कि ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योरेंट और जो एश्योर्ड है, तो उसमें क्या होता है कि
फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ से लेकर टू डेट ऑफ जो उसकी मैच्योरिटी होगी पॉलिसी की, वो जो पीरियड है वो पीरियड कहलाएगा अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ इंश्योरेंस। तो उस अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ इंश्योरेंस पीरियड का जो है गवर्नमेंट क्या करती है, 10% ऑफ दी जो सम इश्योर्ड है पॉलिसी का एनुअली जो है उसके नॉमिनीज़ को पे करती है इन इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। यानी फिर से मैं दोबारा से इन सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूँ कि जो है स्कीम ए जो फैमिली इनकम एश्योरेंस है वो क्या है, उसमें जब एक इंश्योरेंस की डेथ हो जाती है बिफोर अटेनमेंट ऑफ रिटायरमेंट, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू डेट ऑफ जो इंश्योरेंस एनिवर्सरी है जस्ट प्रीसीडिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट जो है 60 ईयर्स, तो जस्ट 60 ईयर्स से पहले की जो इंश्योरेंस एनिवर्सरी होगी या डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी वो पीरियड कहलाता है अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ इंश्योरेंस। तो वो अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ इंश्योरेंस पीरियड में क्या करती है गवर्नमेंट कि जो पॉलिसी ली होगी, जिस सम इश्योर्ड की पॉलिसी ली होगी उसके 10% के हिसाब से उसको एनुअली जो है पे करती है। लेकिन पे कैसे करती है, मंथली इक्वली इंस्टॉलमेंट्स में। तो समझ आ गई हो कि आपको कि ये फैमिली इनकम जो इंश्योरेंस क्या है। और उसमें दूसरा क्या होता है कि अगर मानो कि जो सब्सक्राइबर है जो इंश्योरेंट है वो सर्वाइव कर जाता है टिल हिज एज ऑफ 60 या रिटायरमेंट तक, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें उसको उस टाइम जो है फुल सम इश्योर्ड जो है प्लस उस पर अगर कोई बोनस होगा एप्लीकेबल तो वो उसको मिलेगा। ये जो मैंने बताया कि 10% ऑफ दी जो सम इश्योर्ड है वो उसको फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ जो इंश्योरेंस है या इंश्योरेंस है उस पीरियड का मिलता है, वो उसके नॉमिनीज़ को मिलता है वाइल अगर वो उसकी अगर उसकी डेथ हो जाती है, इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है। तो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट स्कीम है इसमें है जो अभी इन कंटिन्यूएशन में है जो एप्लीकेबल है इस वक्त जो रन कर रही है वो है स्कीम बी, वो कहलाती है एंडोमेंट एश्योरेंस। एंडोमेंट एश्योरेंस, तो व्हाट डू यू मीन बाय एंडोमेंट एश्योरेंस? देखो एंडोमेंट एश्योरेंस वो एश्योरेंस होता है जिसमें एक इंश्योरेंस को, एक सब्सक्राइबर को, एक एश्योर्ड को फुल सम इश्योर्ड मिलता है, फुल सम इश्योर्ड मिलता है प्लस उस पर बेनिफिट मिलते हैं, वेदर उसकी चाहे डेथ हो जाती है या वो चाहे रिटायर हो जाता है या अपनी जो है सुपर एनुएशन एज जो है वो अचीव कर लेता है, पार कर लेता है, तो उसको फुल वो बेनिफिट उसको मिलते हैं। वो हमें पता है कि कैसे मिलते हैं। मानो एक कोई संजय नाम का कोई जो है कोई एम्प्लॉई है, कोई एश्योर्ड है, कोई इंश्योर्ड है, तो उसने पॉलिसी अपनी जो है 2005 में ली, उसकी पॉलिसी जो है अगस्त 2005 से उसकी डेट ऑफ रिस्क है। अनफॉर्चुनेटली 2023 में जो है मानो उसकी जो है डेथ हो जाती है, जबकि उसकी मैच्योरिटी जो थी वो 2028 में थी। तो 2023 में क्या मिलेगा उसके नॉमिनीज़ को, फुल सम इश्योर्ड मिलेगा, फुल सम इश्योर्ड मिलेगा प्लस उस पर बोनस मिलेगा उसका। इन केस अगर उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ नहीं हुई होती तो जब उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी होती तब भी उसको वही बेनिफिट्स मिलने थे। तो एंडोमेंट इंश्योरेंस में क्या होता है कि उसमें आपको फुल बेनिफिट्स मिलते हैं। ये आ गया तकरीबन जो है रूल नंबर 8। अब रूल नंबर 9 ऑफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का क्या कहता है, वो कहता है कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम, कि हमें प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करने हैं जब हम किसी को पॉलिसी अलॉट करते हैं या किसी पर्सन को हम इस इंश्योरेंस में लाते हैं, तो उसके जो प्रीमियम है उसकी सम इश्योर्ड के वो कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि जो उसका प्रीमियम है वो डिपेंड करता है कि उसकी एज एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे कितनी है, उसकी टर्म ऑफ इंश्योरेंस कितना बनता है, कितने साल वो पॉलिसी चलेगी, कौन सा स्लैब वो पॉलिसी का लेगा। तो ये 3-4 चीज़ें कुल मिला के जो है फैक्टर बनाती हैं। इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है SRO 339 जो है डेटेड 20 अक्टूबर 2016 को इशू किया है। तो उसमें सारा ये
एक टेबल दिया हुआ है, एक पूरा चार्ट टेबल दिया हुआ है कि जो है किस पॉलिसी स्लैब में किस सम इंश्योर्ड में जो है अगेंस्ट किस सम इंश्योर्ड के कितना जो है पर मंथ उसका जो है प्रीमियम बनता है। तो ये हम जो है फिज़िकली और प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। इसके बाद जो आता है रूल नंबर 9 के बाद आता है रूल नंबर 10। देखो रूल नंबर 10 ये कहता है कि देयर इज़ ऑटोमेटिक इंक्रीज़ इन जो है सम इंश्योर्ड, देयर इज़ ऑटोमेटिक इंक्रीज़ इन सम इंश्योर्ड ऑन इंक्रीजिंग द सैलरी और पे लेवल ऑफ द एम्प्लॉई। तो देखो ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रूल है, लेकिन इतना कोई ये इतना मतलब इतना ये वर्किंग में नहीं है, इतना ये इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। रूल नंबर 10 ये सिंपल ये कहता है कि अगर एक एम्प्लॉय जो है SL1 में है, तो SL1 में है तो मानो वो उसने 25,000 की पॉलिसी ली है, हालांकि वो 2 लाख भी ले सकता था, लेकिन उसने 25,000 की पॉलिसी ली है। कल के वो लेवल 5 में आ जाता है, लेवल 6 में आ जाता है, तो एलिजिबल हो जाता है 50,000 की पॉलिसी लेने के लिए। कल के उसकी प्रमोशन हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसमें वो जो है लेवल 5 में आ गया। तो लेवल 5 में क्या होगा कि उसका जो सम इंश्योर्ड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। वो कैसे होगा, उसके लिए उसने दोबारा से प्रोसेस जो है वो जो एप्लीकेशन वगैरह है वो फॉरवर्ड करनी है, और उसका नई पॉलिसी जो है 50,000 की वो उसको अलॉट हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी एम्प्लॉय का जो है पे लेवल या उसका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है, वो जो ऑलरेडी उसने कोई पॉलिसी ली है उससे ऊपर का उसका लेवल मिलता है ड्यू टू प्रमोशन, तो उसको जो है नई पॉलिसी हम दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि उसने ऑलरेडी जो है मैक्सिमम अमाउंट जो है 2 लाख का जो सीलिंग है वो ना ली हो। तो ये रूल नंबर 10 है। तो रूल नंबर 11 जो है, रूल नंबर 11 जो है इस वक्त जो है इतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है जिस पर हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन बाद में उस पर भी करेंगे रूल नंबर 11 क्या है। लेकिन अभी जो है इम्पॉर्टेंट जो रूल है वो उन्हीं पर हम फोकस करेंगे। तो अब हम रूल नंबर 12 पढ़ेंगे कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का जो रूल नंबर 12 क्या कहता है। तो रूल 12 जो है वो जो है डील करता है एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस, कि ये प्रोसेस कैसे इनिशिएट होगा, ये प्रोसेस कैसे चलेगा। देखिए इसमें क्या होगा कि जो एप्लीकेंट होगा वो अपनी सेल्फ राइटिंग में वो जो है एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब फॉर्म जो है फॉर अलॉटमेंट ऑफ पॉलिसी वो फिलअप करेगा अपनी राइटिंग में, और उसको साइन करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ हिज डीडीओ और हर डीडीओ। तो उसकी प्रेजेंस में वो साइन करेगा, वो उसके साइन जो है वेरीफाई करेगा अपने रिकॉर्ड के साथ, और ख़ुद भी वो साइन करेगा और एंडोर्स करेगा अलॉन्ग विद जो है फर्स्ट पेज ऑफ हिज और हर सर्विस बुक अटेस्टेड, और उसकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर कापी या रेगुलाइजेशन ऑर्डर कापी किसकी, एप्लीकेंट की। ये कौन चीज़ें तय करे जो है ये इन चीज़ों को सिक्योराइज करेगा, वो करेगा उसका डीडीओ या इमीडिएट सुपीरियर जिसको बोलते हैं, हेड ऑफ़ दी ऑफिस जिसको बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो कलेक्ट करके फॉरवर्ड कर देगा किसको, अकाउंट्स ऑफिसर या चीफ अकाउंट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस कंसर्न को फॉरवर्ड कर देगा फॉर अलॉटमेंट ऑफ हिज और हर पॉलिसी। अब रूल 13 कहता है कि आफ्टर जब वो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करेगा एप्लीकेंट इन दी प्रेजेंस ऑफ हेड ऑफ़ द ऑफिस और डीडीओ, उसके बाद रूल 13 कहता है कि इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीडीओ कंसर्न टू फॉरवर्ड हिज एप्लीकेशन टू चीफ अकाउंट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस कंसर्न अलॉन्ग विद जो है उसके जो मैंने बताया फर्स्ट पेज ऑफ सर्विस बुक वगैरह रेगुलाइजेशन ऑर्डर वगैरह काफ़ी उसके होगी, तो वो फॉरवर्ड कर देगा किसको, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस कंसर्न को। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, वो है रूल नंबर 14, मेडिकल एग्जामिनेशन इज़ रिक्वायर्ड ऑफ द इंश्योरेंस। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये मेंशन है कि डीडीओ जो है रिकमेंड करेगा मेडिकल ऑफिसर को जो कॉम्पिटेंट होगा उसको रिकमेंड करेगा कि भाई आप इस एम्प्लॉय का जो है इंश्योरेंस का मेडिकल एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करें।
तो मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, वो उसकी जो है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करेगा और फिर उसकी जो रिपोर्ट है, बट कीपिंग इट इन प्राइवेट, उसको एक केस सेंसिटिव रिपोर्ट समझकर उसकी जो एग्ज़ामिनेशन जो करेगा वो मेडिकल ऑफिसर, वो सेंड करेगा किसको, वो करेगा सेंड वो चीफ अकाउंट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस कंसर्न को, कि भाई इसकी ये स्टेटस है, इसका जो फिटनेस है या फिज़िकल या मेंटल, ये इसका ये स्टेटस है। तो ये इतना अभी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, क्योंकि जो अपॉइंट होता है एम्प्लॉई उसका ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो उसकी वेरिफिकेशन के दौरान ही ये जो है फिज़िकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह भी ऑब्टेन किए जाते हैं। तो यह भी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन ऐसा है रूल में, ऐसा प्रोविज़न है रूल में कि जो है DDO इस चीज़ को कंडक्ट कराएगा, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कराएगा उस इंश्योर्ड की, और फिर उसकी जो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट है वो केस सेंसिटिव रिपोर्ट रखते हुए जो है वो मेडिकल ऑफिसर सबमिट करेगा चीफ अकाउंट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस कंसर्न को। इसके बाद आता है रूल नंबर 15। देखिए रूल नंबर 15 जो है वो डील करता है कि जो चीफ अकाउंट्स अफसर है डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस कंसर्न का, वो डिसाइड करेगा हाउ द एप्लीकेशन इज़ टू बी एक्सेप्टेड। यानी जो ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई थ्रू एप्लीकेंट जो है, फिर उसके बाद DDO ने फॉरवर्ड की, फिर एग्ज़ामिनेशन हुआ, और फिर फाइनली वो जब चीफ अकाउंट्स अफसर डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस कंसर्न के पास आई, तो वो डिसाइड करेगा कि ये एप्लीकेशन जो है इसकी स्क्रूटनी करनी है, इसको अच्छे से चेक करेगा वो, तो देखेगा कि अगर वो फिट होती है अलॉटमेंट के लिए तो वो अलॉट करेगा, अदरवाइज़ अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज या शॉर्टकमिंग्स वो ऑब्ज़र्व करता है तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो सिंपल रूल है रूल नंबर 15, इसमें कुछ ज़्यादा इतना है नहीं। सिंपली ये है कि जो चीफ अकाउंट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस कंसर्न है वो ये एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद उसकी स्क्रूटनी करेगा, अगर सब कुछ फिट मिलता है उस एप्लीकेशन में, उस फाइल में, तो वो उसको पॉलिसी अलॉट करेगा और इमीडिएटली उसको जो है इंटीमेट भी करेगा। अदरवाइज़ अगर उसमें कुछ और दिक्कत आती है, कुछ परेशानी नहीं मीन्स कोई डिस्क्रिपेंसी या शॉर्टकमिंग उसमें नोटिस होती है, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये हमने कुछ 7-8 रूल आज इस डिस्कशन में पढ़े। होप आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी मिली होगी। अगर मिली होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी कि चलो मेरे कुछ इस एफ़र्ट से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड आई विश गुड health as well as wealth for you, and thanks for watching. See you again.